Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry portion of AIT's flashback 4th test which was held on 1st December 2024. आपका पहला क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 51 से. क्वेश्चन नंबर 51 फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है. आप बोर्ड पे फोकस करिए. ऑन इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड. आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर एक ही बात पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे. वेपर प्रेशर एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और बस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. टेम्परेचर नहीं बदला है तो सेम रहेगा. तो आंसर 53 का हमको कर देना चाहिए थर्ड, रिमेन द सेम. मुझे लगता है डेफिनेशन बेस्ड है. वेपर प्रेशर आपको आता होगा और वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये स्टेटमेंट भी आपको पता होगा. तो सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 51 के बाद है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 52. Boiling point of an azeotropic mixture of water and ethanol is less than that of water and ethanol. Azeotropic mixture का boiling point अगर कम है दोनों कंपोनेंट से, मतलब ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होता है जो पॉजिटिव डिविएटेड सॉल्यूशन होता है. तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ये पूछ रहा है कि मिक्सचर कौन सा डिवीजन शो कर रहा है तो आंसर विल बी पॉजिटिव डिवीजन. ये भी डेफिनेशन बेस्ड है. आपको पता भी होना चाहिए कि वाटर और इथेनॉल एक पॉजिटिव डिविएटेड सॉल्यूशन है और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 है बोर्ड पे. क्वेश्चन नंबर 55 बच्चों, व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 30 डिग्री सेल्सियस. डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब उसने कॉन्सेंट्रेशन हमको बता दिया. डेसीमोलर जैसे आपको पता लगा, कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपका 0.1 मोलर. पाई इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाना होता है ICRT. तो पाई इज इक्वल टू ICRT हम लोग लिखते हैं. पाई इज इक्वल टू ICRT अगर लिखा तो ग्लूकोज के लिए I की वैल्यू 1, कॉन्सेंट्रेशन डेसीमोलर है 0.1, R की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर में लाना है हमने वैल्यू, और टेम्परेचर की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 अगर जोड़ दिया तो ये 303. अगर हम इसको 1/12 लें और इसको 300 लें लगभग तो ये 25 के आसपास, मतलब 2.5 के आसपास आंसर आना चाहिए. और 2.5 के आसपास आंसर फर्स्ट है 2.48. तो अगर आप सही करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. मैं आपको ये बता रहा था कि ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/12 और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 300 भी लेके सॉल्व कर सकते हैं एंड विल बी वेरी क्लोज टू आंसर. तो जल्दी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 58 देखिए बोर्ड पे आप. द सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द रेफरेंस सॉल्यूशन इज कॉल्ड. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है उसको हाइपरटोनिक, लो है हाइपोटोनिक, और अगर बराबर होता है दो सॉल्यूशन का आइसोटोनिक कहा जाता है. तो मुझे लगता है ये भी आपको पता होगा, हाइपरटोनिक आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 के बाद आप 59. ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है लो कॉन्सेंट्रेशन एंड से हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड की तरफ. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है. तो लो कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड को एंटर कर रहा है, उधर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा. तो आंसर होगा कि डिक्रीज करेगा स्लोली. तो आंसर 59 का आंसर फर्स्ट. और 59 में एक चीज आपको देखना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का ड्यू टू ऑस्मोसिस वॉल्यूम पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं पूछा इसने. एक सेकेंड, इसने क्या पूछा? वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम बढ़ेगा. हाँ, ये जो वॉल्यूम का इंक्रीज और डिक्रीज है पूरा का पूरा ऑस्मोसिस प्रोसेस स्लो है, रैपिड नहीं होता. तो ऑब्वियसली रैपिड जैसा कोई आंसर हम नहीं करेंगे. स्लो, ऑस्मोसिस इज स्लो प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए
क्वेश्चन नंबर 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आप बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 60 है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मे बी इंक्रीज्ड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है बच्चे, पाई इज इक्वल टू ICRT फॉर गिवन सॉल्यूशन। मतलब आई तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट किसी टेम्परेचर पे अगर कांस्टेंट है तो या तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन बदलना होगा या तो मुझे टेम्परेचर बदलना होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएं या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं। कांस्टेंट टेम्परेचर अगर है तो बस कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, और अगर दोनों वेरिएबल है तो हम दोनों सोच सकते हैं। तो चलिए एक बार को हम दोनों सोच लेते हैं, टेम्परेचर का बदलाव या कॉन्सेंट्रेशन। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर नहीं हो सकता, डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, डाइल्यूट करने से कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, इंक्रीजिंग द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अभी तो हमको थर्ड आंसर कर देना चाहिए, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा जैसे जैसे सॉल्यूट हम बढ़ाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद, क्वेश्चन नंबर 60 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 है बच्चे, a solution containing 2.6 gram non-volatile and non-electrolyte solid 200 gram water boils at 100.13 degree Celsius at 1 atmosphere. Molar mass of the solute is। आपको पता है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्वेश्चन में आपको डेल्टा टीबी मिल गया 100.13 माइनस 100, दैट इज 0.13 डिग्री सेल्सियस। आपको केबी दिया हुआ है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाना है केबी इनटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैंने बी सॉल्यूट बोला है, WB/MB, और सॉल्वेंट का मास WA इंटू 1000, ये मोलालिटी हो जाएगा बच्चे। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू इसमें रखते हैं। केबी की जगह पे 0.52 दिया है, WB दिया है इन्होंने 2.6 ग्राम, 2.6 ग्राम। मोलर मास वो पूछ रहा है सॉल्यूट का, और WA दिया हुआ है कितने वाटर में, 200 ग्राम वाटर में, इंटू 1000, एंड दैट इज इक्वल टू 0.13। तो हमें समझ में आता है भाई 200 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाना है, तो MB हो जाएगा। और ये 0.13 से भी कट रहा है, 0.13 से 13 का 2 गुना 26, तो ये 20 आ जाएगा। तो हमें समझ में आता है 20 इंटू 5 आपका 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.52, 52 ग्राम पर मोल। एक सिंपल सा कैलकुलेशन और आंसर मिल जाएगा। मतलब सिंपल सा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। आई की वैल्यू 1 ली क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोलाइट के केस में एसोसिएशन डिसोसिएशन सोचना होता है। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ लिक्विड PQRS आर लाइक दिस। KF दिया हुआ है, ये सारी वैल्यू KF की है। 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन इज मेड इन ऑल द सॉल्वेंट्स, देन द सॉल्यूशन विच सॉल्वेंट विल शो मैक्सिमम डिप्रेशन। आपको पता है बच्चे कि डेल्टा TF जो होता है वो बराबर होता है I इंटू KF इंटू M। M आपने फिक्स कर दिया 0.1 मोलर सबके लिए। I की वैल्यू यूरिया की 1 होती है, मतलब KF ही तय करेगा डेल्टा TF। तो जिसका KF ज्यादा, डेल्टा TF ज्यादा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट उसका सबसे ज्यादा होगा। तो डिप्रेशन सबसे ज्यादा समझ में आता है 3.92, मतलब S। तो आंसर विल बी 65 का 4th आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 के बाद 67, आप बोर्ड पे देखिए। For the reaction H2 plus I2, the expression half DHI by dt, half DHI by dt मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और रेट ऑफ रिएक्शन में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। तो आपको आंसर इसका कर देना है थर्ड, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता है कि इस रिएक्शन का रेट ROR जो लिखा जाएगा इंस्टेंटेनियस, वो बराबर होगा -1/2 DHI बाई dt, या बराबर होगा DH2 बाई dt, या बराबर होगा DI2 डिवाइडेड बाई dt। इनमें से कोई भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। फिलहाल ये दिया हुआ है, तो हाँ ये आंसर होगा। तो मुझे लगता है थर्ड आपने किया होगा। बहुत बेसिक स्टोइकोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। 67 के बाद है क्वेश्चन नंबर 68।
68 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी के लिए इनमें से गलत ढूंढना है। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल मॉलिक्यूलैरिटी का डेफिनेशन भी। इट मे बी 1 2 3 इज राइट स्टेटमेंट, सही है जी, 1 2 3 हो सकता है। इट मे बी आइदर होल नंबर और फ्रैक्शन, ये गलत हो गया। मॉलिक्यूलैरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा 1 2 3 टाइप की चीज होगी, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन इज राइट। इट डिपेंड्स ऑन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्शन, ये भी सही है कि मॉलिक्यूलैरिटी मीनिंगफुल तभी होगा जो आरडीएस होगा। तो ओवरऑल आंसर विल बी सेकंड। ये गलत है और हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो 68 का आंसर हम कर पाएंगे। 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आप बोर्ड पे, कह रहे रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली सेम फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, विच ऑफ दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम 1 मोलर से कम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। बच्चे R इज इक्वल टू के, एक का पावर n होना है, और ये 1 2 3 अगर है और ये वैल्यू लेस देन 1 है। आपको पता है फ्रैक्शन का अगर पावर बड़ा हो तो और छोटी वैल्यू हो जानी है। तो मुझे समझ में आता है कि सबसे कम हो जाएगा हमारा जब थर्ड होगा ऑर्डर रिएक्शन, और सबसे ज्यादा होगा तब जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर के लिए अगर सब कुछ सेम है, अगर हमारा रेट कांस्टेंट सेम है, ये सेम है, और कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है लेकिन 1 से कम है, तो यहां 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 रखते वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। तो आंसर 70 का सेकंड कर देना चाहिए। R1, R2, R3 डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो 70 का आंसर मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप 73 है बच्चे। फॉर द रिएक्शन A गोज टू B, B गोज टू C, C गोज टू D, K3, K2, K1 का ऑर्डर कुछ दिया हुआ है, सबसे ज्यादा K3, उसके बाद K2, उसके बाद K1, मतलब K1 सबसे छोटी वैल्यू है। मुझे समझ में आ गया कि ये RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ D डिटरमाइंड बाई, तो ऑब्वियसली A गोज टू B से डिटरमाइन किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है, तो अभी पहले भी था मॉलिक्यूलरिटी वाले क्वेश्चन में कि स्लोएस्ट स्टेप जो होगा, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, वो मीनिंगफुल होगा, क्योंकि वही रेट डिफाइन कर रहा है। तो ये भी एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सही किया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 73 के बाद आप 75 देखिए। According to Arrhenius equation, a straight line is to be obtained by plotting the logarithm of the rate constant of a chemical reaction K against। बोले तो Arrhenius equation ये होता है बच्चे K A exponential minus EA by RT, और हम अगर ln K ले लें तो ये ln A minus EA by RT होगा। लॉग भी हम कर लें तो हमें समझ में आता है कि लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 RT होगा। तो समझ में आता है कि अगर लॉग के और 1/t का ग्राफ प्लॉट करें तो ये नेगेटिव स्लोप और लॉग ए इंटरसेप्ट मिलेगा। तो ये कह रहा है कि मुझे स्ट्रेट लाइन कब मिलेगा, तो जब हम लॉग के का ग्राफ 1/t के साथ प्लॉट करें। तो आंसर थर्ड समझ में आता है, 75 का तीसरा आंसर हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 76। आप फिर बोर्ड पे देखिए, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी लोअर्ड बाय। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे घटाया जा सकता है, तो हमने पढ़ा होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है घटाने के लिए कैटलिस्ट डालना होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो increasing temperature, lowering temperature, adding a catalyst, removing one of the product, answer will be third। टेम्परेचर से लगभग एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदलता, टेम्परेचर का इफेक्ट हम जो 10, 20, 50 का बदलाव करते हैं उस पर लगभग एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहता है। तो आंसर करना चाहिए हम लोगों को थर्ड। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 के बाद क्वेश्चन नंबर 85 फिर सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन है। 20 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू 500 ग्राम सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट 5.48 डिग्री सेल्सियस, दैट ऑफ सॉल्यूशन इज 4.47 डिग्री सेल्सियस। KF दिया हो, मॉलिक्यूलर मास, सेम वैसे ही जैसे डेल्टा TB वाला क्वेश्चन किया था बच्चे।
डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम। यही फॉर्मूला डेल्टा TF के लिए मुझे लगाना होगा 5.48 माइनस 4.47, इतने का फर्क पड़ा है। आई की वैल्यू 1 है, सॉल्यूट नहीं डिफाइंड है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मान के करना होगा। KF की वैल्यू आपने दे दी है 1.93 सॉल्वेंट का, और कितना ग्राम सॉल्यूट है भाई 20 ग्राम, डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इसका मुझे नहीं पता, इनटू 1000। तो एक कैलकुलेशन हमें ये करना होगा, और जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 तो हमको आंसर मिल जाता है 76.4 के आसपास। सिंपल सा कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो आंसर सेकंड आ जाएगा। तो ये था डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा। क्वेश्चन की रीडिंग लेते हैं। H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल, is used for the quantitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.2 molar, Henry's law constant is given। तो कह रहा है कि नहीं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है, केएच की वैल्यू दिया हुआ नहीं है एक्सेप्ट केएच, सब कुछ दिया हुआ है, आपसे पूछ लिया है केएच बताइए। फॉर्मूला क्या लगता है हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ा है कि P इज इक्वल टू KH और इंटू काई होता है, और डेटा में मोलालिटी है, डेटा में मोलालिटी है तो हम मोलालिटी के फॉर्म में रिलेशन ले आते हैं। P इज इक्वल टू लिखा जा सकता है बच्चे KH इंटू मोल ऑफ गैस बाई मोल ऑफ लिक्विड के लिए W लिक्विड इंटू मोलर मास ऑफ लिक्विड लिख दिया पर्पसली, क्योंकि मोलालिटी से रिलेट करना है। हम मोलालिटी जानते हैं मोल ऑफ गैस बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट और इंटू 1000 होता है। अगर हम डिवाइड कर दें तो डायरेक्ट रिलेशन हमको मिल जाएगा, समझ में आता है। Ng कैंसल आउट होगा, WL कैंसल होगा, तो P लिखा जा सकता है आपका, या इधर लिख लेते हैं हम लोग, P लिखा जा सकता है बच्चे, P इज इक्वल टू KH इंटू मोलर मास ऑफ लिक्विड इंटू मोलालिटी बाई 1000, KH इंटू मोलर मास ऑफ लिक्विड इंटू मोलालिटी बाई 1000। तो मुझे लगता है अब ये फॉर्मूला आप देखो, सॉल्यूशन में ना डिराइव्ड फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए। दो फॉर्मूले को डिवाइड करोगे एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा और क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करना है हमने, प्रेशर कितना दिया है भाई 1 बार, केएच की वैल्यू वी डोंट हैव, मोलर मास ऑफ द लिक्विड किस में डाला है ये इज यूज फॉर 0.2 मोलर, वाटर में बोला है, तो इसका मतलब मोलर मास ऑफ द लिक्विड इज 18 मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी इज 0.2 और डिवाइडेड बाय 1000। सॉल्व किया तो यहां से केएच हमारा आ जाएगा, और केएच अगर आप सॉल्व करेंगे तो फोर्थ आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये ऑब्वियसली पहले केएच बार में आएगा, केएच इन बार आएगा, ये जो वैल्यू आएगी उस केएच को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10 के पावर 5 से। क्वेश्चन ने यूनिट में भी परेशान किया है, पास्कल में मिल जाएगा तो ये प्रोसीजर फॉलो करिए। इनफैक्ट आप ये साइड करिए, ये रिलेशन डायरेक्ट यूज करिए, आपकी कॉपी में होगा और इससे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 के बाद 89 है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन of 2 liquid A 80 mm, Chi 0.4, B 120 and 0.6 is found to be 100। पहले हम निकाल लेते हैं वेपर प्रेशर। P सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है बच्चे P नॉट एक आई, मतलब 80 इंटू 0.4 प्लस 120 इंटू 0.6, भाई ये हो गया 80 का 4 गुना 32 और प्लस 12 का 6 गुना 72, 2 2 4 1 7 3 10 104 mm। आप कह रहे हैं 100 मिला है, मतलब P कैलकुलेटेड से ऑब्जॉर्ब्ड कम है। ऑब्जॉर्ब्ड वेपर प्रेशर इज लेस देन P ऑब्जॉर्ब्ड इज लेस देन P कैलकुलेटेड। ये तभी होगा जब नेगेटिव डिविटेड सॉल्यूशन होगा। नेगेटिव डिविटेड सॉल्यूशन की पहचान है कि वेपर प्रेशर कम मिलता है हमको, तो आंसर हमको मिल जाएगा कि वेपर प्रेशर आपका छोटा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 के आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन की पहचान होती है कि PS ऑब्जॉर्ब्ड और कैलकुलेटेड बराबर होगा। अगर P ऑब्जॉर्ब्ड हमारा ज्यादा हो जाए,
मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो गया है, तो हमें समझ में आता है कि ये पॉजिटिव डिविटेड है। वेपर प्रेशर कम मिल रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब कि हमारा नेगेटिव डिविटेड सॉल्यूशन है। आप कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर 100 mm मिल रहा है आपको, और हम कह रहे हैं कि कैलकुलेशन कह रहा है 104, मतलब ऑब्जॉर्ब्ड वेपर प्रेशर इज लेस। तो ऑब्जॉर्ब्ड वेपर प्रेशर अगर कम है तो ये नेगेटिव डिविएशन का एग्जांपल है। 89 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। A certain solution of A and B contains 25 mole% of A, whereas vapor in equilibrium with the solution at 298 Kelvin contains 50 mole% of A. The ratio of vapor pressure of pure A to that of pure B at 298 Kelvin. देखो बच्चे, इसमें दो चीज़ों को एक साथ बोला है, पहले लिक्विड फेज का और वेपर फेज का। हम लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि A और B अगर सॉल्यूशन बनाएगा 25 मोल% का मतलब मोल फ्रैक्शन 0.25 हुआ, तो पहला इक्वेशन बना कि P सॉल्यूशन जो हुआ वो P नॉट A इंटू 0.25 और प्लस P नॉट B इंटू 0.75 हुआ। फिर आप कह रहे हैं कि वेयर इज द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन एट 2 कंटेन 50 मोल% ऑफ बी, और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन जो है, मतलब अगर मैं काई डैश की बात करूं, काई डैश मतलब 0.5 की बात करूं, तो ये बराबर है P नॉट A इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई PS पूरा का पूरा, ये P नॉट A इंटू 0.25 और प्लस P नॉट B इंटू 0.75। तो मुझे लगता है अब आपको रास्ता मिल गया होगा, डिवाइड कर देंगे तो आंसर समझ में आएगा। लिखा जा सकता है बच्चे कि 1/0.5 रेसिप्रोकल लिया, ये डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू तो 1 हो जानी है, ये डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा P नॉट B बाई P नॉट A, और 0.7/0.25 बोले तो इंटू 3 हो जाएगा। तो मुझे समझ में आया कि अगर ये 1 जाएगा इधर की तरफ तो 1 जाएगा इधर, तो 1/0.5 का मतलब 2 माइनस 1, ये हमारा 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 1/3 बराबर हुआ P नॉट B बाई P नॉट A। आप हमसे पूछ रहे हैं A बाई B, मतलब आप P नॉट A बाई P नॉट B पूछ रहे हैं बच्चे, तो ये 3/1 हो जाएगा। तो आंसर 90 का हम लोगों को सेकंड कर देना चाहिए। आप देख लीजिए ध्यान से, मतलब दोनों एक्सप्रेशन अगर आपने लिखा, ये लिक्विड फेज में और ये वेपर फेज में, डिवाइड कर दिया तो आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 90 था। 90 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए आप। सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ अ नॉन आयनाइजिंग सॉलिड। नॉन आयनाइजिंग कह के वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कह रहा है। इफ 10 ग्राम ऑफ दिस सॉलिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर फॉर्म्स अ सॉल्यूशन व्हिच फ्रीजेज एट 1.24 डिग्री सेल्सियस -1.24, मतलब बच्चे डेल्टा TF इसने मुझे बता दिया 1.24, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फिर वही बात हमने लगाना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। I की वैल्यू 1 है, मतलब KF इंटू M लिख दिया। तो डेल्टा TF वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा TF की जगह पे कितना रख दे भाई, 1.24, I तो 1 है, KF की जगह पे 1.86 और 10 ग्राम सॉल्यूट डाला है। मॉलिक्यूलर मास वी डोंट हैव, और 100 ग्राम वाटर में पुट किया है, और इनटू 1000। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन, 00 से 00 कैंसिल, MB कैन बी रिटन एज 1.86 इंटू 10 और डिवाइडेड, मतलब 186 लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसा कर लेते हैं, ये 186 मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाई 1.24। तो 92 नंबर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आपको सेकंड मिल जाएगा 150। आसान सा कैलकुलेशन, तो सिंपल है, आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 के बाद है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 92 के बाद है क्वेश्चन नंबर 94। 94 देखिए बोर्ड पे आप। 0.1 मोलर लिक्विड सॉल्यूशन each of urea, common salt and sodium sulfate are taken the ratio of elevation boiling point। आपको पता है कि elevation boiling point मतलब डेल्टा TB and that is I into KB into M।
मोलारिटी सेम कर दिया आपने, इक्वल सॉल्यूशन ले लिया तो के भी सेम हो गया, मतलब आई तय करेगा। यूरिया का आई 1, कॉमन सॉल्ट 2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4 तो 3, तो आंसर 1:2:3 हो जाएगा थर्ड आंसर। 94 के बाद आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। इनमें से गलत ढूंढना है ROR के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है भाई रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द reactant per unit time per unit stoichiometric coefficients of the component। सही लग रहा है। एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट आर ऑलवेज डिफरेंट। 97 का आंसर थर्ड समझ में आता है। ऑलवेज डिफरेंट जैसी बात नहीं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं पहले मिनट की बात करूं तो जो एवरेज है और वो इंस्टेंटेनियस है पहले मिनट का, वो तो सेम ही होगा। तो ये हो सकता है एवरेज, एवरेज को ही इंस्टेंटेनियस कहते हैं जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है। तो फिलहाल ये गड़बड़ स्टेटमेंट है। बाकी सब रेट में डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, ये सही है। तो मुझे लगता है 97 आपसे सही हुआ हो, सिंपल क्वेश्चन था। 97 के बाद क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए। एक्स ए वाई बी प्लस गोज टू जेड सी डी ए डी टी डी बी डी टी और ये सब दिया हुआ है एक्सप्रेशन। एक्स वाई जेड पूछा, हम लोग लिख लेते हैं इसका रेट एक्सप्रेशन। हमको पता है कि 1/x ऑफ डी ए बाई डी टी माइनस 1/y dB बाई डी टी और 1/z dC बाई डी टी, ये सब बराबर होना था। अब आप जो लिख रहे हैं वो लिख लेते हैं। आप कह रहे हैं कि माइनस डी ए बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी, और इसको लिखा जा सकता है बच्चे 3/2 ऑफ डी सी बाई डी टी। हमें ऊपर 1 करना है तो इस 3 को हटाना है, तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1/3 dA बाई डी टी लिखा जा सकता है माइनस 1/3 dB बाई डी टी लिखा जा सकता है 1/2 DC बाई डी टी। अब मुझे 2, 3, 3 कोएफिशिएंट दिखाई देने लगा, तो आंसर विल बी x, y and z विल बी 3, 3, 2। आंसर विल बी थर्ड। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का। होप आपने सही किया हो। ओवरऑल आपका ये पेपर स्टैंडर्ड था और केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस थे, सॉल्यूशन के क्वेश्चंस थे, आसान थे। तो ये था आपका फिजिकल केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।